हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव डिफरेंट आइसोमर ऑफ C4H10 विद द आयुपैक नेम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज C4H10। अगर हमें पता है एल्केन की जनरल उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अगर कार्बन ये जो है ये एल्केन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला होता है। और अगर कार्बन क्या है हमारे पास 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 4+2 विच इज, तो अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास टोटल 10। तो ये जो कंपाउंड है C4H10 ये हमें क्या दिया हुआ है एल्केन, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो एल्केन के साथ मैच कर रहा है। तो हमें 4 कार्बन का एल्केन बनाएंगे। और याद रखना जो एल्केन होता है उसमें क्या होते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रेट चेन कार्बन 1 2 3 4, हर एक की वैलेंसी के हिसाब से हमारे कितने हो जाएंगे 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। और अगर आप देखोगे इसमें क्या होगा C4H10, इसे बोलेंगे हम ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम क्या करें इसकी ब्रांचिंग कर दे, एक कार्बन को क्या कर दे ब्रांच कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CH CH3 CH3। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं 2 आइसोमर बन जाएंगे ब्यूटेन के। और क्योंकि इनमें क्या है कार्बन की चेन का डिफरेंस है तो इन आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में क्या कार्बन की चेन का क्या है डिफरेंस है। और अगर हम इसके नाम की बात करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इट इज एन, तो इट इज ब्यूटेन। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे, इसमें क्या है सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, तो इसे हम पहले लिखते हैं ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों क्या हमारे चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। सपोज आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है ज्यादा है हाइड्रोकार्बन में, सपोज 10 है। अगर आप उस कंपाउंड को क्या करते हो हीट करते हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। सपोज 10 कार्बन का कंपाउंड 6 और 4 कार्बन के कंपाउंड में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम क्रैकिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन एंड गिव एग्जांपल। सबसे पहले आपने लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। आप जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हो, सोडा लाइम है हमारा NaOH + CaO, ये हमें देता है एल्केन। और जो नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं एल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन क्या हो जाता है कम हो जाता है। एंड द एलिमिनेशन ऑफ CO2, इस प्रोसेस में क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 रिलीज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। इसे से हम एग्जांपल से बताते हैं। सपोज आपके पास है CH3COH, ये हमारा इथेनॉइक एसिड। जब आपने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो आपका मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे आपका मिलेगा CH3COONA, इसे बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। आपने इसे रिएक्ट किया NaOH + CO के साथ, जैसे आपने इसको रिएक्ट किया इसमें से क्या होता है CO2 क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है, वो इनके साथ रिएक्ट करके बना देता है Na2CO3। तो CO2 रिलीज होने की वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, ये था हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन थे, बट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ है एक कार्बन कम हो गया, हमारा बन गया मीथेन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट गिव इट्स यूज। सबसे पहले हम बात करें लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजनेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नॉर्मल केस में सपोज आपके पास क्या है कोई भी कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड का CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो कभी भी, सपोज आपके पास एल्काइन है इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये बना देता है हमारा एल्केन CH3CH3। ठीक है, तो एल्काइन नॉर्मली हमारा एल्केन बना देता है, बट हम चाहते हैं ये प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप में स्टॉप हो जाए, मतलब जो एल्काइन है वो एल्कीन बनाए मगर एल्कीन से एल्केन हमारा ना बने। ठीक है, तो याद रखना नॉर्मल क्या होता है एल्काइन में 2 हाइड्रोजन ऐड होके हमारा क्या बन जाता है एल्केन बन जाता है। हम चाहते हैं हमारा प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप में हो जिससे एल्काइन से सिर्फ एल्कीन बने, तब हम यूज करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या करता है PDBaSO4 पॉइजन विद क्विनोलिन एंड सल्फर। सपोज हमारे पास क्या होता है लेड होता है विद BaSO4,
इसमें हमारी कुछ साइड्स में क्या डाल देते हैं हम, सपोज सल्फर डाल देते हैं, ठीक है, सल्फर डाल देते हैं और साथ में इसमें हाइड्रोजन डालते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, सपोज ये जो मेटल है इस पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, कम आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन है ये इस पे क्या हो जाता है, कम आ जाता है, इसे बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। तो अगर इस प्लेट पे कम हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि काफी ज्यादा साइड पे क्या क्विनोलिन एंड सल्फर है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा हाइड्रोजन। तो जब भी PDBSO4 हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन एंड सल्फर, तो प्रोपाइन में सपोज हमारे पास क्या एल्काइन, इसमें सिर्फ थोड़ा हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, एज ए रिजल्ट आपको मिल जाएगा सिर्फ एल्कीन और प्रोपीन। तो याद रखना कि जब भी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, सिर्फ एक स्टेप में एल्काइन से एल्कीन बनाना है, तब आप यूज करते हो लिंडार कैटलिस्ट विच इज प्लैटिनम BaSO4 पॉइजन विद क्विनोलिन एंड सल्फर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था लैब्स में वो था हमारा यूरिया, और यूरिया का जो स्ट्रक्चर है वो है NH2CONH2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, गिव द टेस्ट टू शो दैट ए गिवन कंपाउंड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड याद रखना हमारा जो होता है एल्कीन एंड एल्काइन, जो कंपाउंड्स में क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन और एल्काइन को हम एल्केन से सेपरेट कर सकते हैं, एल्केन में क्या होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। तो इन टेस्ट से हम एल्कीन एल्काइन जो है वो ये टेस्ट शो करते हैं, एल्केन ये टेस्ट शो नहीं करते। तो ये टेस्ट जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देंगे। सबसे पहला हमारा टेस्ट है बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट के साथ आप क्या कर सकते हो, इट इज डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन। तो जब आपके पास क्या डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, ये इसका कलर क्या होता है पर्पल, और या तो आप यूज कर सकते हो ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन जिसका कलर क्या होता है रेड। आप दोनों सॉल्यूशन ले सकते हो। और अगर आप सॉल्यूशन को क्या करोगे, इफ यू पुट बोथ द सॉल्यूशन इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बियर रिएजेंट और ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो जो दोनों का कलर था, इसका पर्पल कलर था बियर्स रिएजेंट का, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का रेड कलर था, दोनों कलर क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कलरलेस। तो अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो गया तो ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द 3 आइसोमर ऑफ पेंटेन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सबसे पहले एक अगर जो स्ट्रेट चेन है तो इसे क्या बोलते हैं हम पेंटेन बोलते हैं। अगर हमने इसमें एक ब्रांचिंग कर दी तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, इसे बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर फर्दर अगर हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी, एक कार्बन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा हमें मिलेगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो याद रखना कभी भी हम जब बात करें पेंटेन की, पेंटेन के हमारे 3 आइसोमर बनते हैं और अगर देखें इसमें कार्बन की चेन डिफरेंट होती है तो ये सारे आ जाते हैं हमारे चेन आइसोमर्स। हमें इनका कॉमन नेम भी याद रखना है। तो ये जो पेंटेन है इसे एन पेंटेन बोलते हैं। 2 मिथाइल जो ब्यूटेन होता है उसे आइसोपेंटेन भी कहते हैं और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन को नियोपेंटेन भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही हमारा क्या हो रहा है, जो ये पेंटेन है इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया क्या होता है इसका सबसे ज्यादा होता है। और जैसे ही हम ब्रांचिंग करते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम ब्रांचिंग करेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट याद रखना जितना ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा। ब्यूटेन और पेंटेन में पेंटेन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर सबके नंबर ऑफ कार्बन सेम दे दिए हैं तो याद रखना ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट ये हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। नियोपेंटेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या है ब्रांचिंग है, और एन पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि उसमें सबसे कम ब्रांचिंग है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से पेंटेन का सबसे ज्यादा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। आपको 3 कंपाउंड दिए हैं,
आपको उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आपको 3 कंपाउंड दिए C2H6, C2H4, C2H2। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से कंपाउंड है। C2H2 अगर हम देखेंगे CnH2n+2 फॉर्मूला ये फॉलो करता है, तो ये हमारा क्या है, एल्केन है। सेकेंड वाला है C2H4, ये क्या फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n, तो ये हमारा एल्कीन है। और C2H2 हमारा फॉर्मूला फॉलो करता है CnH2n-2, ये क्या है, एल्कीन। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्केन है। 2 कार्बन के एल्केन को इथेन, ये इथीन और ये इथाइन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर बना लें, ये हमारा इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथीन में 2 बॉन्ड होते हैं और इथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जो इथाइन है उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाती है इथाइन की, उसके बाद हमारी एथीन की। और इथेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड है यहाँ पे 3, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो इथाइन का सबसे स्मॉल होगा देन इथीन, और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा हमारा इथेन का। ठीक है, सो दिस वाज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट हैपन व्हेन द इथाइन इज हाइड्रेटेड विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HgSO4 और H2SO4। तो ये प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। आपने इथाइन लिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने रिएक्ट किया डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 के साथ। इसमें याद रखना जो वाटर है वो ऐड हो जाएगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा, H+ एंड OH नेगेटिव में, एक तरफ क्या हो जाएगा OH नेगेटिव और एक तरफ H+ ऐड हो जाएगा। रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो कंपाउंड है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डबल बॉन्ड OH वाला कंपाउंड क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। रीअरेंजमेंट क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ पास चला जाएगा और इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये जो CH2 था ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड H। तो हमारा जो इथाइन था ये बना दिया हमारा एक एल्डिहाइड, और ये जो एल्डिहाइड बना इसे बोलते हैं इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपने कोई कंपाउंड लिया हुआ है एल्काइन और आप वाटर ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, हमेशा हमारा क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप विल बी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां से OH और यहां से एक H क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर हमारे पास क्या इथेनॉल है तो इथेनॉल हमारा क्या बना देगा, इथीन बना देगा, प्लस वाटर इज रिलीज, सो दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें कुछ कंपाउंड दिए हैं, हमें ऑप्शन 1 एंड 2 दिया हुआ है, हमें इन्हें अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इथीन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है एंड इथाइन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, अगर हम बात करें इथाइन की, इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या कि एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड से, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इसकी sp। इथाइन में, इथीन में देखेंगे एक यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो sp2, और इथेन में हो जाता है sp3, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो sp, जो ये वाली जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें s करेक्टर है अराउंड 50%। टोटल में s करेक्टर कितना 50% है। यहाँ देखेंगे s करेक्टर है 33.33%, ठीक है, sp2 में, और sp3 में s करेक्टर है अराउंड 25%। तो sp में क्या होता है, s करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और याद रखना, जो ये s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से क्लोज होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा क्या होगा, क्लोज होगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो sp की ज्यादा एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ देन द sp3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर s कैरेक्टर, और ज्यादा s कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है,
इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो याद रखना sp कैरेक्टर वाले जो कार्बन होते हैं उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना इजी होता है और sp3 में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो इथाइन होगा उसमें क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी देन इथीन देन इथेन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हमें 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो है हमारा ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इन्होंने पूछा है अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन है ये sp, ये कार्बन क्या sp, दोनों कार्बन sp हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएगा, जो sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है, एसिडिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये sp है, ये भी sp है, बट इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे sp है, पर इनके साथ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सो एज ए रिजल्ट ये जो इथाइन होगा, क्योंकि इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस कंपाउंड, जिसमें क्या जो हमारा क्या है, प्रोपाइन है, देन दिस कंपाउंड। ठीक है, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें 3 कंपाउंड दिया है, हमें पूछा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है एंड गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तीनों कंपाउंड में कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, जो कार्बन है हर एक कार्बन 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। अगर हम इस कार्बन को देखेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ, तो 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है। ये कार्बन भी हमारा क्या 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस कंपाउंड को देखेंगे, इस कार्बन के साथ 2 सेम एटम्स अटैच है, इस कार्बन के साथ भी 2 सेम एटम अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड में इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच है, सेम एटम अटैच है, और इसके साथ एक डिफरेंट एटम्स अटैच हैं, तो सेम एटम अटैच होने की वजह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसमें से सिर्फ एक ही कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा, विच इज CHCl डबल बॉन्ड CHCl। हम क्या लिख लेंगे इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लेंगे। और याद रखना जब हम सेम एटम ऑन वन साइड लिखेंगे, सपोज ये हाइड्रोजन इस तरफ और इसका हाइड्रोजन इस तरफ, ये जो क्लोरीन है ऑन द अदर साइड, तो जो हमारी फॉर्म बनेगी इसे बोलते हैं हम सिस फॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर ये क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो और एक साइड पे अगर आप एक साइड पे देखोगे आपको डिफरेंट एटम्स दिखेंगे, तो ये क्या हो जाती है, हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज वुड रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। वुड रिएक्शन से हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन क्यों नहीं बना सकते। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो वुड रिएक्शन है उसमें हम सिर्फ बना सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन। हमें ये एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। ठीक है, wood reaction cannot be used for the preparation of odd number of carbon atom alkane because if 2 dissimilar alkyl halides are taken as a reactant then mixture of alkane is obtained as a product। अब क्या होता है वुड रिएक्शन में, मोस्टली जब भी हम वुड रिएक्शन करते हैं हम एक तरह का एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक तरह का एल्काइल हैलाइड लें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सपोज आपने लिया मिथाइल आयोडाइड, एक तरह का एल्काइल हैलाइड है, तो वुड रिएक्शन में क्या होता है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयोडीन के साथ बनाता है NaI, और ये जो एल्काइल ग्रुप हैं दोनों वो आपस में जुड़ जाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जैसे इथेन बन जाता है। अगर आपका मिथाइल ग्रुप है तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं नॉर्मल इन वुड रिएक्शन। आप एक तरह का एल्काइल हैलाइड लेते हो, मगर अगर आपको चाहिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक 2 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसी की हम एग्जांपल बात करेंगे। सो इफ यू वांट टू हैव ए ऑड नंबर, सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा क्या बने, प्रोपेन बने, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 तरह के एल्काइल हैलाइड ले सकता हूं। एक ले सकता हूं आयोडोमिथेन एंड आयोडोइथेन। ठीक है, अगर मैंने 2 तरह के एल्काइल हैलाइड लिए तो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों एल्काइल हैलाइड आपस में कंबाइन कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन में। मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड कंबाइन करेंगे आपस में, NaI will be released and result in formation of propane। तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा विच, बट प्रॉब्लम क्या होगा,
ये जो मिथाइल है वो खुद के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मिथाइल खुद के साथ रिएक्ट करके बना लेगा हमारा इथेन। सिमिलरली इथाइल आयोडाइड भी क्या कर सकता है, खुद के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वो खुद के साथ रिएक्ट करके बना लेगा ब्यूटेन। तो ये दो कार्बन साथ में जुड़ के आपके बन जाएंगे ब्यूटेन। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वन कंपाउंड, अगर आपको ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला क्या चाहिए, एल्केन चाहिए, तब आपको क्या होगा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वन कंपाउंड आपके 3 कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो 3 कंपाउंड जो बन जाएंगे, उन तीनों कंपाउंड का, जैसे प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन्स विल बी वेरी क्लोज। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफी ज्यादा क्लोज होगा, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। इन तीनों कंपाउंड्स को सेपरेट करना, मोस्टली कंपाउंड्स को हम बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, बट तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना सेम हो जाएगा कि आप तीनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई वुड्स रिएक्शन से हम सिर्फ क्या ट्राई करते हैं, सिर्फ हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बनाते हैं, क्योंकि एक ही हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिससे कार्बन डबल हो जाए। और अगर आपने 2 डिफरेंट ले लिया तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, और इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज एरोमेटाइजेशन, हाउ टू कन्वर्ट हेक्सेन इनटू बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन। एक सपोज आपके पास चेन वाला कंपाउंड है, उसको साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करें, उसकी आइसोमराइजेशन, उसकी डिहाइड्रोजनेशन, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना, with application of heat and catalyst to convert alkane containing, आपके पास alkane होना चाहिए 6 और more carbon into aromatic hydrocarbon। तो अगर आपके पास 6 और more carbon का alkane है, उसे आप aromatic carbon में convert कर रहे हो, aromatic compound में convert कर रहे हो, which is benzene ring compound, और आप यूज कर रहे हो catalyst और heat। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एरोमेटाइजेशन। एग्जाम्पल हमारे पास है हेक्सेन, इसे हम एन हेक्सेन भी कहते हैं, जब स्ट्रेट चेन है उसे एन हेक्सेन भी कहते हैं। इसे हम रिएक्ट करेंगे CrO3, तो हम 3 कैटेलिस्ट ले सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यू कैन टेक मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तीनों में से कोई भी एक कैटेलिस्ट ले सकते हैं। आप हीट करोगे 773 केल्विन, और जो प्रेशर होगा दैट इज 10 to 20 एटमॉस्फेयर। जब आप ये कंडीशंस दोगे तो याद रखना जो हेक्सेन है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। और अगर आपके पास है सपोज 7 कार्बन कंपाउंड, हेक्सेन की जगह आपने हेप्टेन लिया होता है 7 कार्बन कंपाउंड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता उसमें क्या हो जाता, जो एक्स्ट्रा कार्बन है, क्योंकि बेंजीन तो 6 कार्बन का होता है, अगर आपने 7 कार्बन का कंपाउंड लिया, जो एक्स्ट्रा कार्बन होता वो CH3 साइड चेन के फॉर्म में लग जाता, और ये कंपाउंड हमारा बन जाता टॉलिन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट है। पहला एक्सप्लेन कन्फॉर्मेशन, सेकंड गिव डिफरेंट कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। सबसे पहले कन्फॉर्मेशन क्या होता है, दीज स्पेशल अरेंजमेंट विच आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। ये जो कन्फॉर्मेशंस है वो कैसे बनता है, ये बनता है हमारा एल्केन्स में, जिसमें क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ये एल्केन्स दे सकते हैं हमारा कन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का वो रोटेट होता है, और रोटेट होने से आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बोलते हैं हम कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल से बताएंगे हम, हमें दिया हुआ डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, हमें इसे बताना सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। सबसे पहले अगर हम इथेन की बात करेंगे, 2 कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सपोज मैं सबसे पहले बात करूंगा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन की, इसमें ये कार्बन है 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन है 3 हाइड्रोजन अटैच है। सबसे पहले जो प्रोजेक्शन है इसे बोलेंगे हम एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, याद रखना ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं, ये सब 120 में है। अब एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, जो एक हाइड्रोजन है, सपोज ये हमारे सामने हाइड्रोजन है, ये ऐसे प्रेजेंट है, और इसके पीछे वाला हाइड्रोजन भी उसी डायरेक्शन में वहां पे ही प्रेजेंट है, तो दोनों जो है वो आपस में क्या एक दूसरे के पीछे हैं। तो इस हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हम इस साइड में लेंगे दूसरा हाइड्रोजन ऐसे है, और इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लेंगे ये हाइड्रोजन ऐसे है, तो दैट्स वाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसमें क्या होता है एक के पीछे एक क्या होता है एग्जैक्टली होता है। अगर हम बात करें स्टैगर्ड फॉर्म की, इसमें क्या होता है एक कार्बन का हाइड्रोजन सपोज अप है, और अगर हम पीछे देखेंगे पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा नीचे की तरफ होगा,
ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन इस तरफ है तो इस कार्बन का हाइड्रोजन इस तरफ है, इस कार्बन का हाइड्रोजन इस तरफ है तो इसका हाइड्रोजन इस तरफ है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसके जो कार्बन है वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा सॉहॉर्ट्स रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम इसे सेम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में बताएं तो इसमें एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक डॉट जो रिप्रेजेंट करता है वो एक कार्बन, और एक सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन, ठीक है। तो अगर हम डॉट को लें, हमने एक क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना लिए तीनों, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। और एक्लिप्स फॉर्म में हम क्या करते हैं कि पीछे से, ठीक है, ये यहां से डॉट डॉट लेके हम हाइड्रोजन बना देते हैं। तो ये जो डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन। तो एक बड़ा कार्बन ये है, बड़ा सर्कल एक कार्बन, और डॉट एक को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज एक्लिप्स फॉर्म। और अगर स्टैगर्ड फॉर्म की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच है, ये हमारा 120 डिग्री है, और ये जो है हाइड्रोजन हम इंस्टेड ऑफ इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, वो हमें ऐसे ही सिमिलर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारे सॉहॉर्ट्स एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ द इथेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द हेक्स-2-ईन। हेक्स-2-ईन का आपको सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना है, एंड विच आइसोमर विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। सबसे पहले अगर हम बात करें हेक्स-2-ईन की, हमने स्ट्रक्चर बनाया हेक्स-2-ईन का। इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, जो कार्बन है उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और हर एक कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच एटम ऑन। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये 3 कार्बन का ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 अटैच है। सो ये कंपाउंड क्या शो कर सकता है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एटलीस्ट दोनों कार्बन में एक जो ग्रुप और एटम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर सिस फॉर्म बनाएंगे तो अगर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड तो एटलीस्ट एक एटम और ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन एक तरफ है, आपने एक CH3 इस तरफ बना लिया और ये वाला ग्रुप एक इस तरफ बना दिया, तो इस फॉर्म को बोलेंगे सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, CH3 इस तरफ होगा, ये वाला ग्रुप इस तरफ होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, तो इसे बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गई हमारी सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिस फॉर्म में देखेंगे, ये जो CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन की तरफ इंक्रीज होती है। ये जो CH3 ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ इंक्रीज होती है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक तरफ है, तो डायपोल मोमेंट इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है इन सिस फॉर्म। तो हमेशा सिस फॉर्म में डायपोल मोमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बट अगर हम ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन से कैंसिल हो जाता है। तो ओवरऑल डायपोल इसमें कम हो जाता है ट्रांस में, और सिस में क्या हो जाता है, ओवरऑल डायपोल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, द सिस आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू मोर पोलर नेचर, क्योंकि डायपोल ज्यादा तो ये ज्यादा पोलर हो जाता है, लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर डायपोल इंटरेक्शन। तो एक सिस फॉर्म दूसरे सिस फॉर्म के साथ मोर इजिली क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। दस रिक्वायर मोर एनर्जी टू सेपरेट। तो अगर आपको सिस फॉर्म को सेपरेट करना और इसको बॉयल करना, तो आपको क्या चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है, एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म विच इज वीकली पोलर। जो ट्रांसफॉर्म होता है कभी कभी ये नॉन पोलर भी हो सकता है, और इट इज वीकली पोलर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर एक ट्रांसफॉर्म दूसरे ट्रांसफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, लिटिल वीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायपोल कम होता है। एज ए रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो हमेशा याद रखना, सिस फॉर्म विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड ट्रांसफॉर्म विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा डिफाइन मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। एडेंडम क्या होता है, कोई चीज आप जो ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है, ऐड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अगर आप एल्कीन को डबल बॉन्ड से ब्रेक करोगे तो आपको दो डिफरेंट क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट, तो उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे आपके पास क्या है, प्रोपीन गोज टू द कार्बन। जब भी आप ऐड करते हो क्या चीज, एडेंडम, जो नेगेटिव पार्ट है इट विल गो टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड अटैच टू द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये अगर आप क्या देखोगे, डबल बॉन्ड देखोगे, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जाएगा उस कार्बन पे जिसपे क्या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा हमारा इस
CH2 के साथ। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। तो आपने सपोज प्रोपीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, आपने HBr ऐड किया, तो Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट है Br, H+ और Br नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। Br हम अटैच करेंगे उस कार्बन पे ऑफ डबल बॉन्ड जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, और हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, रिजल्ट इन ए फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और इस कंपाउंड को बोलेंगे 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो यही था हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, इसका पार्ट ए है, राइट द नेम ऑफ द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन का आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाना है। और सेकंड दिया हुआ क्वेश्चन, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईपैक नेम ऑफ ए। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें क्या दिया, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ब्यूट-1-ईन, तो हमने पहले लिख दिया ब्यूट-1-ईन। हमने क्या किया, इसका ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, हम इसे ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब याद रखना, ओजोन के साथ रिएक्ट करके तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है, और ये जो कार्बन है, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड वाले, इसे ऑक्सीजन सराउंड कर देते हैं ऑन 3 साइड्स। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, और इन दोनों कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं ओजोनाइड। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे रिएक्ट करते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जो जिंक क्या करता है, जिंक एक ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnO, और फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला गया, और एक ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना लेता है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना लेता है। तो अगर हम बनाए, एक कंपाउंड होगा CH3 CH2 CHO, ये डबल बॉन्ड O है, इसे बोलेंगे हम प्रोपेनल, 3 कार्बन है, इधर बनेगा हमारा HCHO, ये बन जाएगा हमारा मिथेनल। तो ओजोनोलिसिस में सिंपल याद रखना, कभी भी आप ओजोनोलिसिस करते हो ओजोन, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर देने हैं। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर देना है, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर लेना है, तो आपके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिक्सचर ऑफ, आपको ना मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड मिला है। ठीक है, एक है इथेनॉल और एक है पेंटेन 3 ऑन, और आपको पूछा है कि ये कौन से ए से बना है, जो ए से ये दोनों बने हैं, तो आपको ए के बारे में बताना और उसका आईपैक नेम। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप ना दोनों कंपाउंड बनाओगे और दोनों के ऑक्सीजन की डायरेक्शन क्या करोगे, एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन करोगे। सपोज हमने लिखा है पेंटेन 3 ऑन, 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे क्या हमारा CO ग्रुप है, ये कीटोन है, सो इसे लिखेंगे पेंटेन 3 ऑन। कार्बन और ऑक्सीजन की डायरेक्शन हमने इस तरफ की है, एंड यू कैन राइट इथेनॉल, इथेनॉल CH3 CHO होता है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपने ये दोनों लिख लिए, ऑक्सीजन की डायरेक्शन एक जैसी है, तो आप क्या करोगे, रिमूव ऑक्सीजन एंड जॉइन बोथ एंड बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने दोनों में क्या कर लेना, ऑक्सीजन कर लेना है, और दोनों कार्बन को ज्वाइन कर लेना है डबल बॉन्ड से, तो आपका क्या बन जाएगा, इनिशियल प्रोडक्ट। तो सिंपल है, अगर आपको डबल बॉन्ड दिए तो आप बॉन्ड ब्रेक करके अगर ऑक्सीजन लगा दोगे दोनों की तरफ, तो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और आपको रिएक्टेंट बनाना है, तो दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा ये बन जाएगा नाम, अगर हम लिखेंगे, आपने कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 3 इथाइल पेंटेन 2 इन, ओके, सो इट इज 3 इथाइल पेंटेन 2 इन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एल्काइल और एसिड हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सपोज आपके पास एल्काइल ग्रुप है विच इज CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, C2H5, अगर ये आपने हैलाइड हैलोजन के साथ अटैच किया हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। और एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या होता है, आपके पास होता है RCOCl। ठीक है, RCO जो ग्रुप होता है उसके साथ क्या एक हैलोजन अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो एसिड हैलाइड है इसको रिएक्ट किया बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, कोई भी मतलब बेंजीन के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने एनहाइड्रस AlCl3 क्या लिया, कैटलिस्ट लिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप विल गेट अटैच, और ये जो CH3CO ग्रुप होता है इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप, वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन।
तो अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बताएं तो क्या होता है, बेंजीन को आप रिएक्ट करते हो, सपोज एल्काइल हैलाइड हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, आपने यूज किया एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होता है, जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो होता है लुईस एसिड, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो वो क्या करता है, यहां से जो क्लोरीन नेगेटिव है इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव। तो ये AlCl4 नेगेटिव बना देता है। एज ए रिजल्ट क्या बनता है, हमारा बन जाता है CH3 पॉजिटिव। तो ये जो CH3 पॉजिटिव है वो एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और अटैक करके क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये जो CH3 है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, CH3 अटैच हो जाएगा और एक H को रिमूव कर देगा, वो इस Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा टॉली। सिमिलरली अगर आपने क्या लिया है, एसिटाइल क्लोराइड लिया हुआ, ये एसिटाइल क्लोराइड है CH3COCl, इसमें क्या होगा, अगेन जो क्लोरीन है वो AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। ठीक है, इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच होकर HCl बना देंगे, और ये जो हमारा कंपाउंड बनता है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ COCH3, ये एक तरह का क्या है, कीटोन है, इसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोल। तो ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंड इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। इसमें क्या होता है, अगर आपने यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, सपोज आपके पास है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO और ये जुड़े होते हैं 2 ऑक्सीजन से। तो कभी भी कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन साथ में जुड़े हो उसे बोल देते हैं पेरोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है H2O2। ठीक है, आपने पेरोक्साइड लिया और आपने कौन सा पेरोक्साइड लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप कोई भी पेरोक्साइड लेते हो और आप ऐड कर रहे हो HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ HBr देते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करोगे ये जो रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल से रिवर्स रिएक्शन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैच होता है जहां पे हाइड्रोजन कम है इन डबल बॉन्ड। तो ये जो Br है वो यहाँ पे अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होना चाहिए। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब कि अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तब क्या होता है, जो Br है वो अटैच करता है उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन का है ज्यादा है। तो Br इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। बट अगर हमने पेरोक्साइड नहीं लिया होता तो हमारा बनता 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं, यही इफेक्ट को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। सेकंड है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। ये तीनों एरोमेटिक क्यों नहीं है। सबसे पहले व्हाई नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, तो हम यूज करते हैं हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल हमें बताता है जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। देयर मस्ट हैव बीन कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ, कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब होना चाहिए, मतलब जो अल्टरनेट बॉन्ड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा n 1 है 0 है तो हो जाएंगे 2 6 10 14। तो 2 6 10 14 टाइप हमारे पास क्या चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या, जो बॉन्ड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। तो जो sp2 स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। बट जो sp3 होते हैं याद रखना वो होते हैं टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स प्लेनर नहीं होते। तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर सो दैट द डीलोकलाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल में रोटेट होने चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, इसे बोलते हैं हक्कल्स रूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीनों कंपाउंड की, सबसे पहला कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये है sp3। sp3 होने की वजह से ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नॉट प्लेनर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करेंगे। अगर आप देखो जो बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट अल्टरनेट, बॉन्ड्स अल्टरनेट नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये एरोमेटिक नहीं है।
इसकी बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर में देखोगे यहाँ पे भी क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 6 10, 4 इलेक्ट्रॉन्स और sp3 होने की वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें हर जगह क्या है, sp2 बॉन्ड इज देयर, हर एक कार्बन sp2 है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर आप देखोगे देयर आर 4 पाई बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, जो 8 होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक नहीं होता, सो दीज कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया हुआ है यू हैव टू राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको 5 कंपाउंड दिए और पांचों को क्या लिखना है आपको, आयोपैक नेम। सबसे पहले दिया CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्वाइस। कभी भी कार्बन के साथ ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है आपको और एंड में लिखा हुआ CH3 ट्वाइस, तो आप क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रांचिंग है, ये दो तरफ से ये CH3 अटैच है। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2 1 2, दोनों तरफ से नंबर सेम है। उसके बाद हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहां से मिलेगा सेकंड और यहां से अगर करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। सो यू विल राइट, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे अगर आप देखो डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 इन, तो ये हो जाएगा कंपाउंड नंबर ए। सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, हमें दिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड दिया हुआ है हमें। अब याद रखना इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की प्रेफरेंस ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। आप चाहोगे कि लीस्ट नंबर आए दोनों फंक्शनल ग्रुप में, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप पे जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है इस पे आएगा नंबर 1 and 3। जब हम इसका नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है पेंट, फर्स्ट पे आ जाएगा इन और 3 पे आ जाएगा आइन, सो इट इज पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की देखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है ब्यूट। फर्स्ट और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1 3 डाइईन। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड देखेंगे, बेंजीन रिंग दिया हुआ है और साथ में हमें दिया हुआ है चेन, इस पे डबल बॉन्ड है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, जो चेन है अगर उस पे फंक्शनल ग्रुप है, चेन पे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बेंजीन बन जाता है हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। तो चेन में क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो बेंजीन है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिनाइल। तो हम लोएस्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को जो है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे क्या है फिनाइल, तो हम लिखेंगे 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें हमें दिया OH एंड CH3। याद रखना बेंजीन के साथ जब OH अटैच होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम फिनोल, तो इसका जनरल नाम है, इसे आयोपैक नेम भी हम यूज कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं बेंजीन के साथ OH इज कॉल्ड एज फिनोल। और सेकंड पोजीशन पे CH3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल फिनोल। तो ये थे हमारे 5 कंपाउंड्स के आयोपैक नेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्सियोनल एंगल एंड विच ऑफ द कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन हैज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टॉर्सियोनल स्ट्रेन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टॉर्सियोनल एंगल जो होता है, ये हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन में। इथेन की हमने 2 कॉन्फॉर्मेशन पढ़ी है, सपोज हमने ये कॉन्फॉर्मेशन पढ़ी है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म, और इसे बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है एक की डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो पीछे वाला ये जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन और सर्कल रिप्रेजेंट करता है दूसरे कार्बन को। ये हाइड्रोजन एक क्या होता है, अबव द प्लेन होता है, ये पीछे वाला हाइड्रोजन क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। और अगर हम इनका एंगल मेजर करें तो एंगल होता है ये अराउंड 30 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है इसी एंगल को बोलते हैं हम टॉर्सियोनल एंगल और डायहेड्रल एंगल। बट जो एक्लिप्स फॉर्म है उसमें क्या होता है, इसके एग्जैक्टली पीछे दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो एंगल होता है 0 डिग्री। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके एक कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आगे वाले कार्बन हाइड्रोजन का, पिछले कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या होता है, रिपल्शन कॉज होती है, रिपल्शन होती है, और रिपल्शन की वजह से इनकी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो क्या होता है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो रिपल्शन है उसकी वजह से जो हम स्टेबिलिटी पर चलती है, उसे जिससे स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है, उसे बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन डिपेंड करता है ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन और पीछे वाले कार्बन का रोटेशन। और अगर एंगल ज्यादा है दोनों के बीच में तो रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड क्या दूर, और एंगल कम है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो जितना कम एंगल होगा उतनी ज़्यादा रिपल्शन होती है, और जितना दूर होगा उतना रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि स्टैगर्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर होता है, उसमें लीस्ट रिपल्शन होती है, उसका टॉर्सियोनल स्ट्रेन लीस्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म। और एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिपल्शन हो जाती है, इसमें टॉर्सियोनल एंगल कम होता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट जो हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला है बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट इज कंटेन 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं तब भी वो काफी ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। सेकंड स्ट्रक्चर देयर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन नेम द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं 2 रिएक्शन दिया, आपको प्रोडक्ट बताना है। थर्ड दिया अरेंज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ देयर आर 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजीन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, मोस्टली जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्कीन्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से भी वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। बेंजीन में क्या होती है, रेजोनेंस होती है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजुअली लीड टू स्टेबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। सिंस इन बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 3 डबल बॉन्ड आर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड टू फॉर्म ए वन लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच सराउंड ऑल द कार्बन ऑफ द रिंग। तो अगर हम बात करें बेंजीन में नॉर्मल अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। मूवमेंट की वजह से याद रख लेना ये इसको काफी ज्यादा क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस शो करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। 24th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। हमने क्या किया, इथाइन को रिएक्ट किया हुआ है रेड हॉट आयरन ट्यूब में। हमने इथाइन लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन। तो याद रखना जो इथाइन है वो क्या करता है, वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो इथाइन को अगर आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब में लिया हुआ है और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है CH3CH2CH2Ci विच इज प्रोपाइल आयोडाइड, इसको आपने रिएक्ट किया एल्कोहलिक KOH के साथ। तो याद रखना जो एल्कोहलिक KOH है वो क्या करता है, इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है कि इसमें से क्या हो जाता है, हैलोजन रिमूव हो जाता है अल्फा कार्बन में से, और बीटा कार्बन, याद रखना जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। और बीटा कार्बन में से अल्फा कार्बन में के साथ वाला जो हैलोजन है वो तो रिमूव हो जाता है, बट बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव। दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। एज ए रिजल्ट क्या होता है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, हमारा प्रोपीन बन जाएगा रिजल्ट, और साथ में बनेगा Ki+H2O। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दिया था, हमें पूछा था कि 3 कंपाउंड दिए थे और पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या है हमारे पास 3 कंपाउंड, हम चाहते हैं कि कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल जो E+ है उसको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जल्दी अटैक कर पाएगा। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जैसे ही हम सपोज क्लोरोबेंजीन था, हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो क्या कर देता है, कम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पे हम क्या करते हैं, 2 NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। 2 NO2 ग्रुप अटैच होने से क्या होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो क्या हो जाता है, और डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्लोरोबेंजीन जो होगा वो सबसे इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर पाएगा, अटैच कर पाएगा, और 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके साथ 2 NO2 ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा दैट विल बिकम डिफिकल्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इथेन आप क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से कैसे बनाते हो। और सेकंड, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलाइन। इथेन,
इथाइलिन को इथीन भी कहते हैं, इथाइल जो एसिटाइलिन होता है उसे इथाइन कहते हैं। यू हैव टू गिव द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फॉर्म इथेन फ्रॉम द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सबसे पहले हमारा होता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, आप क्लोरीन लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। क्लोरीन क्या करता है, इट शो समथिंग कॉल्ड एज होमोलिसिस। होमोलिसिस में क्या होता है, क्लोरीन ब्रेक हो जाता है और ये जो बॉन्ड है ये इक्वली ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, तो हमारी जो ऑड इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज मिलती है उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हमारा क्या मिलता है, हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो दोनों क्लोरीन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है ये मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। ये क्लोरीन जो डॉट होता है वो क्लोरीन के साथ मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। ये एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करके HCl बना देता है और मीथेन में बना देता है मिथाइल का फ्री रेडिकल। तो CH3 डॉट बन जाता है विच इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, दूसरे क्लोरीन पे अटैक करता है, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl एंड क्लोरीन डॉट। सो ऐसे करके हमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ CH3 डॉट एंड क्लोरीन डॉट के आपको क्या मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल मिलते हैं। और टर्मिनेशन स्टेप्स में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में जो भी फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन करके, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो CH3 क्या कर सकता है, एक और CH3 के साथ कंबाइन कर सकता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। CH3 डॉट क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है CH3Cl और क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cl2। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको क्या चाहिए, इथेन चाहिए, तो दो जो CH3 फ्री रेडिकल हैं वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा 25th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टेस्ट द इथेन, इथाइलिन एंड द एसिटाइलिन। इन दोनों तीनों को डिफरेंशिएट करना है। इथाइलिन को हम इथीन भी कहते हैं, एसिटाइलिन को इथाइन भी कहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ये जो वाटर होता है रेड कलर का होता है, अगर आपने इथेन में डाला देयर इज नो इफेक्ट, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सिंगल बॉन्ड होता है। बट अगर हम इथीन और इथाइन में डालेंगे तो क्या होता है, जो ब्रोमीन है वहां पे अटैच हो जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ। एज ए रिजल्ट होता है जो सोल्यूशन वो डीकलराइज, जो रेड कलर है वो चला जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इथीन एंड इथाइन ये टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आपने ऐड किया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये इथेन भी नहीं शो करता, इथीन भी ये टेस्ट शो नहीं करता, बट जो इथाइन है वो ये टेस्ट शो करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें इथाइन की, इथाइन में क्या होता है, कार्बन के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन। और ये याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि कार्बन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कार्बन होता है sp कार्बन, और sp कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है सिल्वर से, क्योंकि जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एस्टेलाइट। सो इस कंपाउंड को एस्टेलाइट कहते हैं, सिल्वर एस्टेलाइट, AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, और ये बना देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अगेन इथेन एंड इथाइलिन और इथीन ये टेस्ट शो नहीं करते, बट अगेन ये टेस्ट कौन शो करता है, इथाइन शो करता है, क्योंकि इथाइन में जो कार्बन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ये आराम से कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस एस्टेलाइट CuC ट्रिपल बॉन्ड CuCu। ठीक है, और हमारा बन जाता है रेड प्रेसिपिटेट। तो ये थे टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने लिंक में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के डिफरेंट वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।